आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है। ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है। So, hello learners, welcome to this amazing platform of Next Toppers Junior, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। मेरा नाम है प्रणव सिंह कन्याल, पढ़ाता हूं तुम लोगों को सामाजिक विज्ञान एके सोशल स्टडीज। तो भैया, फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, उसको अच्छे से निपटा दिया। सेकेंड, हिस्ट्री जिससे तुम्हें डर लगता था, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, उसको भी बहुत अच्छे से निपटा दिया। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है प्रणव सर? राइज ऑफ मराठा। आज हम पढ़ेंगे मराठा के इतिहास के बारे में। और जितने बच्चे महाराष्ट्र से ये लेक्चर देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके बता दो कि तुम सब महाराष्ट्र से ये चीज देख रहे हो, क्योंकि आज की क्लास में काफी चीजें तुम्हें बताने वाला हूं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, मराठास के बारे में, और बहुत चीजें तो ऐसी हैं जो तुम्हें काफी ज्यादा इंस्पायर भी कर देगी। तो क्या सभी बच्चों की अनुमति से आज की क्लास शुरू कर दी जाए? चलो, पहली चीज, सर आप बोल रहे हो कि इस क्लास में हम मराठास के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रणव सर सबसे पहले यह तो बता डालो कि मराठास थे कौन। पढ़ो। द मराठास वर द पीपल फ्रॉम द डेक्कन रीजन। क्या मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में डेक्कन रीजन नहीं समझाया था कि जब हम नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि साउथ की तरफ आते हैं, तो वहां का जो एक एरिया है उसको हम डेक्कन रीजन कहते हैं। याद करो, जहां डेक्कन सल्तनत थी। क्लास से लिंक करते रहे ना साथ साथ। कौन कौन सी? अहमदनगर, बीदार, गोलकोंडा, याद है ना? तो वही आज का जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र है, वहीं पे मराठास वहीं के हैं। ठीक है। दूसरी चीज, सर ऑब्वियस सी बात है, जब ये लोग मराठी हैं तो मराठी लैंग्वेज बोलते होंगे। तो पढ़ो, दे स्पोक मराठी एंड दे हैड अ लॉन्ग लिटरेरी एंड कल्चरल ट्रेडिशन सिंस द 20th सेंचुरी। तो 12वीं शताब्दी से लेके मराठी भाषा बोलते हैं। वो कहते हैं ना मराठी में, कसं काय झाला। तो उसी तरीके से ये लोग भी मराठी भाषा बोलते हैं, और इनका एक बहुत पुराना कल्चर है, चाहे वो हिस्ट्री का रहा हो, चाहे वो ट्रेडिशंस का रहा हो, जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे भी। और अब एक बात बताओ प्रणव सर, इनकी शुरुआत कैसे हो रही है? देखो, शुरुआत किसी भी चीज की ना बच्चों एकदम नहीं हो जाती, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चल रहा होता है। तो बैकग्राउंड में ये जो 4 संत की फोटो तुम देख रहे हो महाराष्ट्र के, सबसे पहले तो भैया मैंने प्रणाम करता हूं। ठीक है। तो इन 4 संतों ने महाराष्ट्र की हिस्ट्री में काफी कुछ किया। क्या किया? पढ़ो। यूनिफाइड बाय सेंट्स लाइक ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, मराठास रोज एज पॉलिटिकल फोर्स अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज। ये जो चारों की तुम फोटो देख रहे हो, ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान इनका भी है मराठास को पावर में लाने के लिए। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्या है नेक्स्ट स्लाइड? भक्ति मूवमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी। जब तुम मेरे सारे बच्चे बड़े हो जाओगे, 11th 12th में जाओगे, और तुम में से जो लोग भी ह्यूमैनिटीज लेंगे, तो वहां पे ये टर्म बहुत बार सुनोगे। क्या? भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। तो प्रणव सर पहले यह बता डालो, भक्ति मूवमेंट है क्या? यार, भक्ति मूवमेंट का सिंपल सा अर्थ है भगवान की, यानी कि ईश्वर की भक्ति में लीन रहना। पढ़ो। भक्ति मूवमेंट जो 7 से 17 सेंचुरी तक चला, इट वॉज फोकस्ड ऑन डिवोशन। डिवोशन मतलब भक्ति, यानी कि अपने प्रभु के स्मरण में जो है वही भक्ति मूवमेंट है, सिंपल से उसमें। इन महाराष्ट्र सेंट्स लाइक ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम एंड रामदास, जिनके बारे में भी बताया, दे हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी। कि महाराष्ट्र में इनको काफी ज्यादा ये लोग पॉपुलर हुए उस सदी में। अब बताओ प्रणव सर, ऐसा ये क्या कर रहे थे कि ये पॉपुलर हुए? दे ट्रांसलेटेड टेक्स्ट सच एज उपनिषद and Bhagavad Gita into Marathi language, making their philosophy accessible to the people, and some encouraged political and social awareness. तो जितने भी हमारे पुराने धर्मशास्त्र हैं, या फिर हमारे जितने भी पुराने बुक्स वगैरह हैं, भगवत गीता है, उपनिषद है, और जब बात भगवत गीता की आ गई है, तो भगवत गीता का एक श्लोक बड़ा प्यारा है जो तुम सभी बच्चे के लिए ही बना है। क्या? कि श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 47 में क्या कहते हैं? कि कर्मण्ये वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्मफल हेतुर्भुर माते स्वर्व से कर्मणि। यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे पार्थ, तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो। उसी तरीके से बच्चों, तुम्हारा कर्म क्या है? तुम्हारा कर्म है अभी पढ़ने का। देखो यार, मुझे पता है किसी को टेंशन होगी, किसी को एंजाइटी हो रही होगी, किसी को लग रहा होगा यार पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या करूंगा या क्या करूंगी। लेकिन सुनो, भगवान क्या कहते हैं कि तुम कर्म करो अपना, फल की चिंता छोड़ो। कहते हैं ना, कर्म वो करो जो लगना ही फल लगे। उसी तरीके से मेरे सारे बच्चे, तुम्हारे साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी टीम जुड़ी हुई है। तुम्हें जितना पढ़ा रहे हैं, तुम्हें जितना बोल रहे हैं, उतना करके जाओ, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। तो यही जो ये संत हैं, ये क्या कर रहे हैं? भगवत गीता हो गए, उपनिषद हो गए, जो हमारे पुराने टेक्स्ट हैं, इनको मराठी भाषा में
ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब जब वो कर रहे हैं तो मराठी लोग पढ़ रहे हैं, और हमें पता है कि भगवत गीता में कितनी ज्ञान की बातें लिखी गई हैं, और उसी से ही एक सोशल और एक पॉलिटिकल अवेयरनेस मराठी लोगों में आ रही है, यानी कि सामाजिक चेतना उनकी जाग रही है। इट लेटर हेल्प्ड द मराठास टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व इनटू अ पॉलिटिकल पावर, की शुरुआत इन संतों ने करी, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज आएंगे और सबको एकजुट करेंगे। और अगली स्लाइड में आ रहे हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी महाराज जो थे, इनका बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मराठा के इतिहास में। तो याद रखो, इनका पूरा नाम क्या था? शिवाजी शाहजी भोसले। देखो मराठा में क्या होता है ना, महाराष्ट्र में मेरे बच्चों, हमेशा अपने नाम के साथ पापा का नाम भी जोड़ा जाता है। जैसे इनका नाम है था शिवाजी, शाहजी इनके पापा का नाम था, शिवाजी शाहजी भोसले। उसी तरीके से जैसे सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर, रमेश उनके पापा का नाम था। तो महाराष्ट्र वाली बेल्ट में जितने भी बच्चे, जरा बताओ कि इनके पापा का नाम बीच में जोड़ा जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो शिवाजी शाहजी महाराज, ऑल्सो नोन एज छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। वॉज बॉर्न इन 1630, यानी कि 1630 में शिवाजी शाहजी भोसले, जिनको हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से आगे जानेंगे, उनका जन्म होता है। अब ही ग्रू अप इन पुणे, पुणे से जो जो बच्चे हैं जरा बता देना कौन कौन है पुणे से। विद गुड एजुकेशन एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डिस्पाइट हिज फादर्स एब्सेंस ड्यू टू सर्विंग डेक्कन सल्तनत। होता क्या था मेरे बच्चों, ये पुणे में इन्होंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई की, और इनके एथिक्स, इनके वैल्यूज, इनके मॉरल्स काफी ज्यादा हाई थे, है ना। और इनके जो पापा थे, यानी कि जो शाहजी थे, ये जो डेक्कन सुल्तान से, डेक्कन सल्तनत याद है ना 5, तो वहां पे बहुत सुपीरियर मिलिट्री कमांडर होते थे। तो अक्सर लड़ाई वगैरह बहुत होती थी, युद्ध वगैरह काफी होते, तो वे डेक्कन में ही रहते थे। तो भले ही इनके पापा ज्यादा घर पे नहीं रहते थे, उसके बाद भी इनके अंदर बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यूज थी। पढ़ो, एट द एज ऑफ 16 ही कैप्चर्ड द नेग्लेक्टेड फोर्ट्स इन पुणे रीजन। जब मराठास का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो ये फोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे। यूजिंग गोरिल्ला वॉरफेयर। क्या सभी बच्चे बोल दो, तुम्हें लास्ट क्लास में मैंने गोरिल्ला वॉरफेयर नहीं पढ़ाया था, कि जब दुश्मन आपकी टेरिटरी में आ रहा है, एकदम उस पर हमला कर दो कि उसे बचने का मौका ही ना मिले। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर में जो मराठा से काफी ज्यादा सुपीरियर थे, और उसी के कारण इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स पुणे में अपने पास ले आए। एंड बिल्डिंग द आइडिया ऑफ स्वराज। यार ये शब्द जब तुम बड़े हो जाओगे ना, कॉलेज में कोई हिस्ट्री पढ़ रहा होगा, ये शब्द बहुत बार सुनोगे, स्वराज। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, यानी कि अपना रूल। देखो जब अगले चैप्टर में तुम्हें पढ़ाऊंगा ना कॉलोनियल एरा इन इंडिया, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि अंग्रेज भारत में आएंगे, हमें गुलाम बनाएंगे और क्या क्या कर रहे होंगे। तो यहीं से शिवाजी का आइडिया ऑफ स्वराज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यार कोई कहीं से भी हो, हमें अपना रूल एस्टैब्लिश करना है, हमें कोई दूसरा ना बताए कि हमें क्या करना है। तो वही आइडिया ऑफ स्वराज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का था। देखो जैसे कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट था सिंधुदुर्ग फोर्ट, ठीक है, यहां पे महाराष्ट्र वाली बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्ट था इनका, सिंधुदुर्ग फोर्ट। जो जो बच्चे महाराष्ट्र से हैं, बता दो क्या कितने बच्चे सिंधुदुर्ग फोर्ट पे गए हो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता डालो, ठीक है। अब प्रणव सर, मराठास के पास ऐसा क्या था, अभी हम आगे देखेंगे कि मराठा एम्पायर बहुत बड़ा था, बहुत फैला हुआ था। इनके पास थी सबसे इंपॉर्टेंट नेवी, जो उस टाइम पे बहुत लोगों के पास नहीं थी। पढ़ो, शिवाजी बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवी टू प्रोटेक्ट द वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम द एनिमीज। वेस्टर्न कोस्ट प्रणव सर क्या, ये जितना भी ये वाला पार्ट तुम देख रहे हो इंडिया का, इसको वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। तो यहां पे शिवाजी ने बहुत अच्छी नेवी बनाई, ताकि हमला जो भी करे उसको हम निस्तनाबूद कर दें, ठीक है। और तभी कहीं कहीं जगह शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, ठीक है। दिस वॉज अ ट्रूली रेवोल्यूशनरी स्टेप। इवन द बीजापुरी सुल्तनत, याद करो डेक्कन सल्तनत में बीजापुर का बहुत बार नाम आएगा, और इसका आगे भी बहुत बड़ा जिक्र आएगा। एंड मुगल्स हैड वीक और नो नेवीज, यानी कि जो मुगल्स भी थे, क्योंकि मुगल शासन कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, डेक्कन में डेक्कन सल्तनत रूल कर रहे थे, तो उनके पास भी या तो नेवी थी ही नहीं, या फिर बहुत कमजोर नेवी थी। तो ये जो आइडिया था शिवाजी का नेवी बनाने का, वेस्ट कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी स्टेप था। एंड ही वॉज getting successful in military campaigns and his empire was expanding, कि ये बहुत ज्यादा मिलिट्री कैंपेन्स कर रहे थे और अपना साम्राज्य बढ़ाए जा रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, और उसमें बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुए। बट दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय द बीजापुरी सल्तनत। कहते हैं ना मेरे बच्चों,
जब तुम ऊपर उठोगे ना अपनी जिंदगी में, तो तुम्हें नीचे गिराने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो जब शिवाजी का राइज हो रहा था, तो ये बीजापुरी सल्तनत को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, और ये भेजेंगे एक ऐसे आदमी को जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा पावरफुल होता है शिवाजी महाराज को मारने के लिए, लेकिन काम उसी का वहीं खत्म हो जाता है। ये भेजेंगे अफजल खान। देखो, जो ये बीजापुरी सल्तनत है, दे सेंट हुम अफजल खान टू किल शिवाजी महाराज, और शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच में एक लड़ाई होगी जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ प्रतापगढ़। पढ़ो, ये तुमसे एग्जाम में वो पूछेगा। तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़, प्रणव सर सबसे पहले बताओ कब हुई? तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 के बीच में हुई। जब भी मैं बैटल बोलता हूं ना भाई, तो कब हुई और किन के बीच हुई, ये याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659, एक तरफ शिवाजी महाराज, एक तरफ हमारे ये, एक तरफ था अफजल खान। अभी कोई ऐसी बैटल नहीं हो रही कि वो अपनी सेना लेके बैठे हैं, अपनी सेना, इनके बीच एक समझौता टाइप कुछ होता है कि अफजल खान ट्राइड टू किल शिवाजी ड्यूरिंग अ मीटिंग नियर प्रतापगढ़ फोर्ट। तो जो प्रतापगढ़ फोर्ट है, यहां पे एक बात होती है कि शिवाजी और अफजल खान कहते हैं कि हम आपस में जो भी बात करनी है, क्यों लड़ाई वड़ाई करनी है, मिल लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ये जो अफजल खान है, ये शिवाजी को कहता है चलो शिवाजी गले लगते हैं। और शिवाजी महाराज ताकतवर तो थे, उसी के साथ साथ बुद्धिमान भी थे। कहते हैं ना मेरे बच्चों, सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, दुनिया हमेशा उसने जीती है जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। तो ये शिवाजी महाराज को गले लगता है। शिवाजी महाराज को इतना पता होता है, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि भाई ये मेरे पीछे से कुछ वार करेगा। एक कवच वो पहन के आते हैं, और ये जो अफजल खान होता है उनके पीछे चाकू मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बच जाते हैं। और इसी समय जैसे ये फेल होता है, शिवाजी महाराज अपना एक हथियार निकालते हैं जिसको कहते हैं वाघ नख। जल्दी कमेंट में लिखो क्या कहते हैं, वाघ नख, और इसको मार देते हैं। तो ये चीज वहां भी लिखी है। बट शिवाजी डिफेंडेड हिमसेल्फ एंड किल्ड हिम यूजिंग अ वाघ नख। वाघ नख मतलब टाइगर क्लॉ, शेर के पंजे टाइप। अभी दिखाऊंगा क्या होता है, और इंडियन आर्मी से भी उसको लिंक करूंगा, याद रखना। तो ये मारने की कोशिश करता है शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज होते हैं इंटेलिजेंट, वो इसी को ही मार देते हैं। आफ्टर दिस द मराठा आर्मी अटैक्ड Khan's army and won this battle, making शिवाजी महाराज a powerful leader in the Deccan। तो डेक्कन में शिवाजी महाराज का डंका बजने लगता है। क्यों? क्योंकि बीजापुरी सुल्तान ने भेजा होता है अफजल खान को मारने शिवाजी महाराज को, लेकिन शिवाजी महाराज मार देते हैं अफजल खान को। तो उसके बाद इनकी ख्याति बढ़ जाती है डेक्कन रीजन में, कुछ ऐसे। अब प्रणव सर आप एक चीज बताओ कि क्या मुझसे ये क्वेश्चन वो पूछेगा एग्जाम में कि इन विच ईयर द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ वाज फॉट? बिल्कुल पूछेगा। तो क्या बता दोगे 1659? तो इसका आंसर क्या होगा? डी 1659। ये सारे क्वेश्चन यहीं करके चलो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें यही देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रणव सर अब वो वाघ नख तो दिखाओ जो शिवाजी महाराज का पसंदीदा हथियार था। पढ़ो, और एक ऐसा पॉइंट तुम्हारे लिए लेके आऊं जो शायद ही तुम्हें कोई पढ़ाए। कितने बच्चे या उनकी फैमिली में उनके भैया, पापा, चाचा, कोई भी इंडियन आर्मी में है? एक बार कमेंट करके बता के जाना। इंडियन आर्मी की एक स्पेशल फोर्सेस होती है, जो कमांडोज होते हैं ना, उनको हम पैरा कमांडो कहते हैं। उसी की एक रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस। पूछना अगर आपके घर में कोई आर्मी में है, उसको क्या कहते हैं? वाघ नख। ये वही वाघ नख, ये है वाघ नख। ये वही वाघ नख है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का फेवरेट वेपन था। तो हिंदुस्तान की आर्मी की 21 पैरा स्पेशल यानी कि पैरा कमांडोज की फोर्सेस को नाम ही वाघ नख पे है। तो सोचो कितना लीथल होगा ये वेपन। पढ़ो, द वाघ नख इज अ स्मॉल वेपन शेप्ड लाइक अ टाइगर्स क्लॉ, है ना, शेर के पंजे टाइप, विच शिवाजी यूज्ड टू किल अफजल खान इन अ क्लोज कॉम्बैट। तो शिवाजी ने इसी से ही अफजल खान को मारा था, और इंडियन आर्मी की 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस को भी वाघ नख कहते हैं। आशा करता हूं इतनी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। अब सर मराठा लोग जीतते जा रहे हैं, इनके मिलिट्री कैंपेन सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। एक चीज ये और करेंगे, शिवाजी रेडेड मुगल जनरल शाइस्ता खान्स कैंप एट नाइट विद अ स्मॉल टीम, forcing him to flee after losing fingers in a daring attack which is like a modern surgical strike। सुनो, ये जो शाइस्ता खान होता है ना, पावरफुल होता है, मुगल जनरल होता है, तो ये बहुत बार शिवाजी की टेरिटरीज में आता है, लूटपाट करता है, तो एक दिन शिवाजी कहते हैं कि अब इसको सबक सिखाने का समय आ गया है। तो एक बार शिवाजी अपनी टीम के साथ चले जाते हैं इसके कैंप में, और वहां पे ये देखो बड़ी आइकॉनिक फोटो है इसकी, ये भाग रहा होता है शिवाजी हथियार अपनी तलवार के साथ, इसके उंगलियां काट देते हैं जब ये भाग रहा होता है, और इसी को कहते हैं इट इज लिंक्ड टू मॉडर्न सर्जिकल स्ट्राइक। जब उरी पे हमला हुआ, पाकिस्तान ने उरी पे जब अटैक किया, हमारे सोते हुए जवान शहीद हो गए, तो हिंदुस्तान की यही पैरा स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसी तरीके से शिवाजी महाराज ने उस समय एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। क्या?
कि ये अपने कैंप में सो रहे थे, ये आए अपनी टीम के साथ, शाइस्ता खान के कैंप में घुसे और मारधार कर दी, इन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। तो अब ये देखो मिलिट्री कैंपेन्स करते जा रहे हैं, शाइस्ता खान को मार के कैंप में घुस गए, अफजल खान को निपटा दिया। उसी तरीके से अब ये सूरत मतलब आज का जो गुजरात है, ही लूटेड सूरत, शिवाजी महाराज विच वॉज अ रिच मुगल पोर्ट। जो सूरत था ना मेरे बच्चों, एक मुगल के अंडर, मुगल का पोर्ट था, काफी ज्यादा पैसा वूसा था। तो शिवाजी महाराज ने यहां अटैक किया एंड गेनिंग ह्यूज वेल्थ, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज। सोचो उस समय 1 करोड़ रुपए कितनी बड़ी बात होती होगी। 1 करोड़ रुपए आज भी इतनी बड़ी बात है, तो उस समय 1 करोड़ रुपए कितनी बड़ी बात होगी प्रणव सर। तो इन्होंने जो सूरत का जो पोर्ट था, जो मुगल के अंडर में कंट्रोल में था, उस पर रेड मारी, उसे लूटा, 1 करोड़ रुपए लिए। बट ही स्पेयर्ड रिलीजियस प्लेसेस एंड काइंड पीपल लाइक मोहनदास पारेख, अर्निंग फेम इन न्यूज़पेपर लाइक लंदन गैजेट। लंदन गैजेट एक बाहर का न्यूज़पेपर था, इसका इंग्लैंड का। तो क्या हुआ मेरे बच्चों, अब तुम पूछोगे प्रणव सर ये मोहनदास पारेख कौन है। ये एक बड़ा दान पुण्य करने वाला आदमी था। तो शिवाजी महाराज ने कहा यार इसको नहीं लूटेंगे, ये अच्छा भलाई वलाई का काम करता है, इसको नहीं लूटेंगे। और इनकी यही चीज लंदन गैजेट तक में पब्लिश हुई। बट सोचो, सूरत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था मुगल्स का, अब वहां पे लूट माट हो गई, उसको तहस नहस कर दिया। तो ये बात औरंगजेब को तो पसंद नहीं आएगी, यानी कि मुगलों को तो पसंद नहीं आएगी। और जब शिवाजी महाराज थे उस समय औरंगजेब, याद रखना, हिंदुस्तान पे रूल कर रहा था। द लूट ऑफ सूरत वॉज ह्यूमिलेटिंग फॉर द मुगल्स, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। देयरफॉर औरंगजेब सेंट जय सिंह टू डिफीट शिवाजी। तो जय सिंह जो है अकबर का मिलिट्री कमांडर था, औरंगजेब उसको भेजता है। औरंगजेब से लड़ाई, औरंगजेब का जो जनरल है ये हमारा जय सिंह, इससे और शिवाजी महाराज की लड़ाई होती है। और इस फाइट में अनफॉर्चुनेटली शिवाजी महाराज हार जाते हैं। आफ्टर लूजिंग टू जय सिंह एट पुरंदर फोर्ट एंड बीइंग फोर्स्ड टू गिव अ साइजेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम, यानी कि जो शिवाजी की टेरिटरी थी, जो वो साम्राज्य बढ़ा रहे थे, ऐसा हमेशा होता है इतिहास में, अगर आप किसी से हारे तो आपको अपना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तो शिवाजी को भी अपने किंगडम का बहुत हिस्सा देना पड़ा। शिवाजी वॉज ह्यूमिलेटेड एट औरंगजेब कोर्ट, शिवाजी को औरंगजेब के कोर्ट में ले जाया गया आगरा में, एंड ही वॉज अंडर हाउस अरेस्ट, इन्हें अरेस्ट तक करवा दिया जाता है। बट ये इतने स्मार्ट होते हैं, मैं यही बात तुम्हें कह रहा हूं, ताकत के साथ दिमाग, बल और बुद्धि दोनों इनके पास थी, लेकिन ये किसी तरीके से वहां से भाग जाते हैं गिफ्ट बास्केट में हाइड होके। तो यही शिवाजी महाराज का से हमें सीखने को मिलता है कि जहां ताकत दिखाने की बारी है वहां ताकत दिखाओ भाई, और जहां दिमाग लगाने की बारी है वहां दिमाग लगाओ। तो ये हो रहा था यहां पे। अब शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के कोर्ट से आ जाते हैं, मतलब वहां से भाग के आ जाते हैं, और बहुत लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि वहां से कैसे निकले, जबकि इनको तो कालकोठरी वगैरह में डाला हुआ था। उसके बाद होता है शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक। तो पढ़ो, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी एंड हिज लेगेसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछेगा। 1674 के अंदर शिवाजी वॉज कोरोनेटेड। कोरोनेटेड का मतलब होता है राज्य अभिषेक, यानी कि इनको राजा डिक्लेयर कर दिया गया विथ फुल वैदिक राइट्स, यानी कि फुल विधि विधान के साथ इनका राज्य अभिषेक हो रहा है, इन्हें राजा बनाया जा रहा है। और 1674 के अंदर ही शिवाजी महाराज बनेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। दोनों शब्द का मतलब बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो हियर शिवाजी महाराज बिकेम छत्रपति शिवाजी महाराज। आफ्टर दिस ही स्टार्टेड हिज ओन एरा विच इज नोन एज राज्य अभिषेक शाखा। राज्य अभिषेक शाखा का मतलब एक नया दौर अब शिवाजी महाराज शुरू कर रहे हैं। अब तुम में से बहुत बच्चे पूछते हैं कि प्रणव सर ये छत्रपति का मतलब होता क्या है। तो मेरी क्लास में तो हर वर्ड को हम तोड़ेंगे, देखो तोड़ तोड़ के समझोगे ना तो बहुत जल्दी चीजें तुम्हें याद रहेगी। ठीक है, एक है छत्र, एक है पति। और लड़कियों, ये तुम्हारे वाले पति की बात नहीं हो रही, याद रखना, कहीं खुश हो रही होगी तुम। तो छत्र का मतलब देखो नाम से समझ, छाता जो होता है यानी कि अम्ब्रेला, टेंशन मत लो, अभी सब समझा रहा हूं। तो छत्र का मतलब होता है अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला का मतलब क्या, वही बताता हूं। पति का मतलब होता है लॉर्ड, लड़कियों तुम्हारा वाला नहीं, लॉर्ड यानी कि हम किंग भी कह सकते हैं, ठीक है, राजा। अब प्रणव सर ये जो छत्र है जिसका आपने बारे में बताया कि ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला क्या डिनोट कर रहा है? अम्ब्रेला डिनोट कर रहा है प्रोटेक्शन। तो यानी कि छत्रपति का मतलब एक ऐसा महाराज जिसके छाता यानी जिसके अम्ब्रेला के नीचे सब लोग हैं सेफ, सुरक्षित, और वो सब प्रजा उसकी खुश है। तो एक सोवरेन किंग, एक इंपॉर्टेंट किंग ही कहलाता है छत्रपति। छत्र का मतलब अम्ब्रेला, पति का मतलब लॉर्ड या मास्टर, और अम्ब्रेला बता रहा है क्या, प्रोटेक्शन देना। तो यही से शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज बनते हैं कि भैया मेरे शासन में हर किसी को प्रोटेक्शन मिलेगी, हर कोई
सेफ रहेगा। तो ये होता है छत्रपति का मतलब। अगर अब वो तुमसे एमसीक्यू में पूछ ले, एमसीक्यू आएगा कि इन विच ईयर शिवाजी महाराज वॉज कॉरोनेटेड एज छत्रपति, या फिर कह सकते हैं कि उनका राज्याभिषेक कब हुआ, तो क्या बता डालोगे? 1674 में हुआ था। प्रणव सर ने बोला था 1674 में शिवाजी महाराज बिकेम छत्रपति शिवाजी महाराज, या उनका राज्याभिषेक हुआ। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ी? क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ी? पल्ले पड़ी। तो आगे चलते हैं भैया। अब शिवाजी की क्या लेगेसी थी? देखो यार, शिवाजी महाराज जो थे, ही वेंट टू साउथ एंड कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। वैसे मैंने बताया कि इनके यहाँ पे फोर्ट्स का काफी, जैसे मैंने तुम्हें सिंधु दुर्ग फोर्ट दिखाया, उसी तरीके से कि कोप्पल फोर्ट है। देखो जितने बच्चे कर्नाटका से देख रहे हैं एक बार जरा बता दो, ये कोप्पल फोर्ट जो है ये कर्नाटका में है। तुझसे मैप में पूछ लेगा वो, तो बता देना, प्रणव सर ने बोला था कर्नाटका। उसी तरीके से ये जो जिंजे फोर्ट है, अभी बताया क्या कि इन्होंने तमिलनाडु को भी ऑक्यूपाई किए कर लिया नीचे जाके, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो अगर वो तुमसे 1 मार्क्स में पूछ ले कि जिंजे फोर्ट कहाँ है, तो क्या बोल दोगे? तमिलनाडु में है। और अगर वो पूछ ले कोप्पल फोर्ट कहाँ है, तो क्या बता दोगे? कर्नाटका में। बोल देना, प्रणव सर ने बता दिया था हमें। तो ये साउथ गए, बहुत सारे पार्ट्स कर्नाटका के, तमिलनाडु के इन्होंने कॉन्कर्ड किए, लेकिन बच्चों ये इनकी मृत्यु हो जाती जब 50 साल के होते। तो शिवाजी महाराज बहुत साल नहीं जिए। 1630 में इनका जन्म हुआ, 1680 में ये मर गए। तो ठीक है, तो पढ़ो, he died at 50 from a fever, but his clever strategies and vision made him a legend and he was compared to Alexander। वही अलेक्जेंडर द ग्रेट, याद करो, सिकंदर सैनी लास्ट क्लास, और ये अपना अलाउद्दीन खिलजी समझता था ना अपने आप को कि मैं पूरी दुनिया को फतेह करूंगा। तो बहुत सारे लोग हमारे शिवाजी महाराज को अलेक्जेंडर से तक कंपेयर करते हैं कि इतने क्लेवर और इतने सुप्रीम मिलिट्री कमांडर ये थे। ठीक है, तो अब प्रणव सर ये बताओ कि शिवाजी महाराज के जाने के बाद, या 1680 में शिवाजी महाराज नहीं रहे, तो उसके बाद क्या होता है? तो पढ़ो, शिवाजी डाइड इन 1680। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। अभी बताया इनके 2 बेटे थे, एक थे संभाजी महाराज, ध्यान से सुनना, एक थे संभाजी महाराज, एक थे राजा राम। तो वो भी यही बात लिखी है अभी। एक थे इनके 2 बेटे संभाजी एंड राजा राम। जो संभाजी महाराज थे ये बड़े थे, राजा राम छोटे थे। तो ऑब्वियसली जब शिवाजी की डेथ हुई तो सबसे बड़े बेटे जो थे इनके संभाजी महाराज, ही बिकेम छत्रपति, ये राजा बन जाते हैं, मेकिंग द मराठास द मेन ऑब्स्टिकल टू मुगल कंट्रोल ऑफ द डेक्कन। उस समय जो औरंगजेब होता है ना, इसकी डेक्कन पे नजर होती है, डेक्कन वाले रीजन पे। तो यहां पे बहुत बार ये संभाजी महाराज और औरंगजेब की फोर्सेस के बीच लड़ाई होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब इन्वेड कर देता है एंड कॉन्कर्ड बीजापुर वाला रीजन एंड गोलकोंडा सल्तनत एंड देन कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड संभाजी महाराज। तो बड़ा भीषण युद्ध टाइप होता है। तो संभाजी महाराज उसमें हार जाते हैं औरंगजेब की फोर्सेस से, और उसके बाद संभाजी महाराज को पकड़ लिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब इन्हें मरवा देता है। तो प्रणव सर, आपने बोला सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज, वो बन गए छत्रपति। अब प्रणव सर ये बताओ कि अब राजा कौन बनेगा? अब छोटे बेटे की बारी आएगी, राजा राम। पढ़ो, राजा राम एंड ताराबाई। ताराबाई जो है राजा राम की वाइफ है, और इनका बहुत बड़ा रोल है, आगे पढ़ेंगे स्लाइड्स में हम। राजा राम, शिवाजीज अदर सन, बिकेम छत्रपति, ये राजा बन गए एंड फ्लीड टू जिंजे। जिंजे अभी बताया, जिंजे फोर्ट तमिलनाडु में, स्प्रेडिंग द मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट टू साउथ इंडिया। होता क्या था मेरे बच्चों, राजा राम को पता था कि अभी हम उतने स्ट्रांग नहीं है कि मराठा से लड़ पाए, है ना, क्योंकि संभाजी की मृत्यु हो गई, शिवाजी की मृत्यु होगी, तो ये चले जाते हैं तमिलनाडु, और वहां पे मराठा और मुगल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है ना, उस रीजन में आके। द मराठास फियर्सली डिफेंडेड देयर फोर्ट्स एंड ऑफन डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल, प्रिवेंटिंग औरंगजेब फ्रॉम फुली कंट्रोलिंग द डेक्कन अंटिल हिज डेथ। तो होता क्या है, ये जो मराठास होते हैं काफी ज्यादा, देखो वॉरियर तो ये लोग होते ही थे, तो इनका बहुत बार औरंगजेब की फोर्सेस से हुआ, कभी बहुत बार इन्होंने हराया भी उन्हें, और अपने फोर्स को बहुत बार डिफेंड किया औरंगजेब के मरने तक। ताराबाई, अभी बताया, जो ताराबाई हैं ये राजा राम की वाइफ है। ठीक है, अब ज्यादा तुम खुश मत हो, ठीक है, तुम्हारी नहीं है, हो रही है अभी शादी। तो ताराबाई जो है राजा राम क्वीन, उनकी वाइफ, लेट द मराठास टू इन्वेड मुगल टेरिटरीज, कॉन्करिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडियन, कीपिंग मराठा पावर स्ट्रॉन्ग। तो सोचो, एक इतनी स्ट्रॉन्ग बीवी राजा राम की थी ताराबाई, जो फुल सपोर्ट कर रही थी, मराठा टेरिटरीज में भी इन्वेड कर रही थी, इनके इशारों पे ही काम होता था, तो बहुत सुपीरियर ये भी थी, याद रखना। अब आगे चलते हैं सर,
राइज ऑफ द पेशवाज एंड द एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर। भैया अब क्या हो रहा है ना प्रणव सर, अभी तक छत्रपति, छत्रपति मतलब राजा, सिंपल सी बात ऐसे समझो। अब छत्रपति की पावर हो रही है कम और एक नया टर्म आ रहा है जिसको हम कहते हैं पेशवा। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। पढ़ो, द मराठा स्टेट बिकम लेस सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब राजा के पास सारी पावर होती है और वो नीचे कंट्रोल कर रहा है, बता रहा है हाँ तू ये कर तू वो कर। अब राजा की पावर हो रही है कम और पेशवा की पावर जा रही है बढ़, तो मराठा स्टेट बिकम लेस सेंट्रलाइज एंड पेशवा। एक मार्क्स में पूछेगा पेशवा कौन थे, क्या बता दोगे? प्राइम मिनिस्टर थे, पी से पेशवा, पी से प्राइम मिनिस्टर। दे बिकेम द रियल रूलर्स ऑफ द मराठा स्टेट। तो अब जो किंग था वो खाली नाम का था, सारी पावर कहां शिफ्ट हुई? पेशवास के पास। दे प्लेड अ मेजर रोल इन एक्सपेंडिंग मराठा पावर अक्रॉस इंडिया, यानी कि मराठा साम्राज्य को फैलाने में पेशवा का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। अब सर कोई एग्जांपल दे दो कौन से पेशवा इंपॉर्टेंट थे। पढ़ो, पेशवा बाजीराव वन एंड हिज सन नाना साहेब पेशवा led Marathas to control large part of India which includes लाहौर, अटक एंड पेशावर। तो सोचो मराठा एम्पायर, अभी दिखाऊंगा कि मैप में कहां तक फैला हुआ था, जो आज का पाकिस्तान है वहां तक फैला हुआ था। और ये वही पेशवा बाजीराव द वन है जिनका कैरेक्टर रणवीर सिंह ने बाजीराव मस्तानी में किया था। तो लिंक भी कर दिया तुम्हारे लिए कि जो पेशवा बाजीराव वन है ये वही है जिनका रणवीर सिंह ने कैरेक्टर प्ले किया था बाजीराव मस्तानी में। अब तुम बोलोगे ब्रदर सर अब हर क्लास पे रणवीर सिंह को ले आते हो, आप खिलजी में रणवीर सिंह को ले आए, आप यहाँ पे पेशवा में रणवीर सिंह को ले आए, तो भाई रणवीर सिंह मेरा फेवरेट है भाई, तो क्यों नहीं लाऊंगा, ठीक है। तो ये अब एक्सपैंड कर रहे हैं मराठा एम्पायर को। लेकिन मेरे बच्चों होता क्या है ना, हर एक चीज का अंत होता है, जैसे ये शरीर है एक दिन इसका भी अंत हो जाना है। तो मराठा जो राइज कर रहे थे ये एक ऐसी बैटल लड़ते हैं भाई, ये इससे क्वेश्चन आएगा, ये एक मार्क्स में आएगा, पहले ही बोल रहा हूं। एक ऐसी बैटल होती है मराठास के साथ एक इंसान की, बताऊंगा उसका नाम, जिसने मराठास का डाउनफॉल शुरू कर दिया। इसको पढ़ने से पहले पहले मेरी बात सुनो, मेरी क्लास में चीजें लिंक करके पढ़ाऊंगा। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच? क्या मैंने नहीं बताया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई? एक तरफ था अकबर जिसको बैराम खान सपोर्ट कर रहा था और एक तरफ था हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो ये दो बैटल तुम्हारे एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछेगा, है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अब हो रही है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और प्रणय सर किन के बीच में हो रही है? एक तरफ है मराठा और एक तरफ है अहमद शाह अब्दाली, जिसको कहते हैं अहमद शाह दुर्रानी भी। अब पढ़ लो, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1761। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा एक मार्क्स में एमसीक्यू में। पहली बैटल 1526, सेकंड बैटल 1556, थर्ड बैटल वॉज 1761 बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली, जिसको अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अफगान रूलर था, बहुत ही भीषण, इस पे एक मूवी भी बनी है ना, संजय दत्त वगैरह की। तो बड़ा ही भीषण युद्ध होता है भाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, और इस बैटल में अनफॉर्चुनेटली मराठा जाते हैं हार। तो द मराठास वर डिफीटेड, दे सफर्ड हेवी लॉसेस ऑफ सोल्जर्स एंड लीडर्स एंड देयर डिक्लाइन स्टार्टेड। कहते हैं, जो बहुत सारे हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ना, इसमें मराठा को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त हुई और उसी के बाद से इनका डिक्लाइन भी शुरू हो जाएगा। तो अगर वो तुमसे एमसीक्यू में पूछ ले कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ईयर, तो क्या नहीं बता दोगे? 1761। सब चीजें देखो पढ़ा रहा हूं और यही एग्जाम में आएगी। जब एग्जाम होगा ना तो इसी वीडियो के कमेंट्स में आके बताना कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए। ये आएगा, मैं अभी बता के जा रहा हूं। तो पूछ लेगा थर्ड बैटल, अगर पूछ ले किसके बीच, तो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच। चलो इतनी बात भी समझ आ गई। अब मराठा जो है मेरे बच्चों, इनको और वीक करेगी एक चीज। क्या वीक करेगी? अंग्रेज इनको वीक करेंगे, याद रखना। अंग्रेजों ने मुगलों से लड़ा, है ना, अंग्रेज इनसे भी लड़ रहे हैं, अंग्रेज सिखों से भी लड़ेंगे। तो ये अंग्रेज जो थे ना, ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनको लड़ने का बहुत वो था कि हम हर किसी से लड़ेंगे। तो यहां होती है थ्री एंग्लो मराठा। एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिशर। इन द लेट 18th सेंचुरी द मराठास वर द मेन राइवल्स टू ब्रिटिश, बट इंटरनल डिसयूनिटी किनके बीच, किसकी है? ये मराठास की बात हो रही है। एक टाइम के बाद मराठा एम्पायर थोड़ा वीक हो जाएगा, लोग आपस में जलेंगे इतना एक दूसरे से, और इसका फायदा उठाएगा अंग्रेज भैया। एंड ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निकल एडवांटेजेस लीड टू देयर डिफीट इन थ्री एंग्लो मराठा वॉर्स। भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ऐसे पूछ लेगा, थ्री एंग्लो मराठा वॉर्स का एक बार टाइमलाइन बता दूं तो बता देना 1775 से 1818, 1775 से 1818। तुम बहुत कमेंट में बच्चे बोलते हो कि सर हिस्ट्री में डेट्स कैसे याद रखें। अब देखो यार, तुम हर चीज का अगर शॉर्ट ट्रिक दोगे ना, इसका निमोनिक, ऐसे तो कितनी बैटल है, कितनों के निमोनिक बनाओगे। जहां निमोनिक की जरूरत होगी वहां मैं खुद दूंगा, लेकिन ये चीजें मेरे साथ बोलते रहो ना। अब तुम बोलोगे बड़ा सर आपको कैसे याद है, तो आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। तुम्हें पता है मेरी सोसाइटी में लोग मुझे पागल समझते हैं, क्यों?
क्योंकि मैं जब भी क्लास लेने आता हूं ना, मैं इतना ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर करके आता हूं, मैं बोलता हूं कि आज मैं ऐसे करूंगा, आज मैं वैसे करूंगा, तो मुझे सोसाइटी में लोग सोचते हैं ये आदमी पागल है। तो उसी तरीके से तुम भी पागल हो जाओ, इन सब बातों को रिपीट करो कि एंग्लो मराठा वॉर कब हुई, 1775 से 1818 के बीच में हुई, और इस बैटल ने और ज्यादा डिक्लाइन कर दिया मराठास को। द ब्रिटिश इफेक्टिवली टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल्स और अदर पावर। तो सोचो जितना नुकसान अंग्रेजों ने मुगलों का किया, उससे ज्यादा मराठास का किया। ठीक है, अब ये देखो मैप अच्छे से, यहां से देखो पेशावर, अटक, लाहौर, ये सब आज का पाकिस्तान है। उस टाइम तो पाकिस्तान जैसा कुछ था नहीं, है ना, नहीं था ना। तो यहां से देखो अटक से लेकर कटक तक, और पूरा इस तरफ साउथ की तरफ भी इतना बड़ा था मराठा एम्पायर। तो सोचो कितनी बैटल्स इन्होंने लड़ी होंगी, कितनी बैटल्स इन्होंने जीती होगी। तो द एक्सटेंट ऑफ मराठा एम्पायर 1759 में इतना था कि ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान के ऊपर मराठाओं का शासन चल रहा था। लेकिन क्या बताया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और एंग्लो मराठा वॉर्स ने ये थोड़ा पानी पी लेता हूं, गला सूख रहा है। तो एंग्लो मराठा वॉर्स ने और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो इनकी हार हुई हमारे मराठास की, उसने पूरी तरीके से इनके एम्पायर को वीक कर दिया। लेकिन एक समय पे मराठास इतने पावरफुल थे कि सोचो पूरे इंडिया पे ऑलमोस्ट इनका शासन था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब भी मराठास का इतिहास पढ़ोगे ना, तो इनके बिना मराठा का इतिहास अधूरा है। नाना फडणवीस, a powerful official under the Peshwa, is credited with organizing the first pan-India anti-British alliance. He even united with old adversaries. Adversaries का मतलब होता है दुश्मन, like हैदर अली ऑफ मैसूर एंड निजाम ऑफ हैदराबाद इन द इंडिया। तो ये क्या करते हैं नाना फडणवीस, ये ना संधि कराते थे। देखो जैसे अब नाना फडणवीस क्या कहते हैं, जैसे देखो मराठा और ये क्या है, ये हैदर अली, टीपू सुल्तान या हैदराबाद के निजाम, इनके बीच में बहुत टसल चलता था, मराठा और ये आपस में बहुत लड़ते थे। तो नाना फडणवीस ने कहा यार अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आ गया है और हम एक सब यूनाइटेड नहीं है, और इसी का तो अंग्रेज फायदा उठा रहा है हिंदुस्तान के अंदर आके, और हम कमजोर हो रहे हैं। तो इन्होंने बहुत बार फर्स्ट पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस की, भैया मैसूर के हैदर अली तुम भी आओ, हैदराबाद के निजाम तुम भी आओ, हम मराठा तो हैं, हम तीनों में इनको मिलके हराते हैं। ठीक है, तो ये नाना फडणवीस कर रहे थे। अगर वो पूछ ले हु वॉज क्रेडिटेड with for first in anti-British alliance in India, तो क्या बता दोगे, नाना फडणवीस ने कराया था। ये फोटो याद रखना, ये नाना फडणवीस ये संधि करा रहे हैं दोनों के बीच में। ठीक है, आशा करता हूं अभी तक की बात समझ आ रही होगी। भैया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे होमवर्क में भी डाला हुआ है। तो मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सबसे पहले प्रणव सर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। देखो जो शिवाजी महाराज से दे क्रिएटेड अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। अभी बताया सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब राजा के पास सारी पावर होती है, राजा ही डिसाइड करेगा नीचे कौन किसको क्या पावर मिले, और सबसे ज्यादा पावर राजा के पास। तो जब तक शिवाजी थे तब तक तो ये सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का सीन चल रहा था। लेकिन जैसे शिवाजी की डेथ हुई, थोड़ा इंटरनल डिसयूनिटी हुई, पेशवा का राइज बढ़ा, तो ये डिसेंट्रलाइज हो गया, यानी कि हमारे जो किंग थे जिनको छत्रपति कहते थे, उनसे पावर बहुत सारी ले ली गई। रिमूविंग हेरिडेटरी पोस्ट, यानी कि जन्म के आधार पे जो भी पोस्ट वगैरह मिलती थी वो हटाई इन्होंने। लैंड ग्रांट्स, काफी ज्यादा लैंड इन्होंने दी। एंड पेइंग ऑफिशियल सैलरीज फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी टू कीप देम लॉयल, यानी कि जो भी इनके ऑफिशियल होते थे उनको अपने ही ट्रेजरी से ये देते थे ताकि वो रहे वफादार। देखो देखो तुम्हें बढ़िया टाइम पे पैसा मिल रहा है। ही ट्रांसफर्ड ऑफिशियल ऑफन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेनिंग टू मच पावर एंड चैलेंजिंग द किंग। होता क्या है ना मेरे बच्चों, जब कोई एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता है, वो एक जगह बहुत बहुत साल काम करे ना, तो वो आपके वीक पॉइंट्स को पकड़ना शुरू करता है। अगर वो शातिर आदमी है तो वो अपने वीक पॉइंट्स को आपके वीक पॉइंट्स को पकड़ना शुरू करेगा, और जैसे उसे मौका मिलेगा वो आपकी गर्दन उड़ा देगा। तो शिवाजी महाराज को भी पता था कि यार जो जितने मेरे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, इनका टाइम टू टाइम ट्रांसफर होना चाहिए ताकि ये लोग इनके ज्यादा पावर एक्वायर ना कर ले, इनके साथ गद्दारी ना कर दे। ठीक है, शिवाजी सपोर्टेड सोल्जर्स फैमिलीज बाय गिविंग पेंशन टू द विडोज। बहुत बार ऐसा होता था, इनकी बहुत बड़ी आर्मी थी, है ना, तो भाई जब बैटल होगी तो लोग तो मरेंगे, तो जो इनके लोग शहीद होते थे उनकी जो मतलब विडो, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे आदमी किसी का, मतलब भगवान सबको लंबी उम्र दे, बट स्टिल जैसे किसी की आदमी की डेथ हो गई तो उसकी जो विधवा होगी उसको पेंशन तक ये देते थे कि कोई नहीं, तुम्हारा आदमी तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम तुम्हें मॉनिटरी सपोर्ट करेंगे। एंड ऑफरिंग मिलिट्री जॉब्स टू देयर सन शोइंग केयर फॉर हिज पीपल, यानी कि सोचो किसी के पापा शहीद हुए तो उसके अंदर जज्बा होगा
कि यार मेरे पापा शहीद हुए, होता है ना, तो उसी तरीके से ये भी कहते थे अगर तुम में काबिलियत है तो आओ मेरी सेना में शामिल हो जाओ। He had a council of 8 ministers called अष्टप्रधान मंडल to help manage the kingdom efficiently। भैया यहां से 110% क्वेश्चन बनेगा। जब भी मैं 110% बोल दूं ना तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, सच में बता रहा हूं बनेगा। ये मैच द फॉलोइंग में पूछेगा तुमसे, सच में पूछेगा, चाहे तुम इस पे कितने भी स्टार मार्क कर लो। अच्छा प्रणव सर आपने बोला ये इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले प्रणव सर ये बताओ ये अष्टप्रधान क्या है। अष्टप्रधान जो थे शिवाजी महाराज के काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। देखो एक हुआ राजा, जैसे आज प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है ना। उसी तरीके से शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल बनाया था, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। ये वो 8 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं जिन पे शिवाजी महाराज पूरा भरोसा करते हैं। अब वो यही कह रहे हैं कि कौन थे और इनको क्या कहा जाता था। सबसे पहले पढ़ो प्रधान। प्रधान या पेशवा दोनों में से कोई भी शब्द मिले, कंफ्यूज नहीं होना, पहली बता रहा हूं, प्रधान हो गया या पेशवा हो गया। तो प्रधान या पेशवा होता था प्राइम मिनिस्टर, ये तो बता चुका हूं, पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। सचिव जो था वो था लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर। इसको ऐसे याद रखो, सचिव जी थे ना फुलेरा वाले पंचायत के, तो सचिव जी कहां जाता है, फुलेरा। फुलेरा में क्या है, गांव, गांव में क्या होती है, लैंड, तो इसको ऐसे याद रखो, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर। अब ठीक है, तो सचिव जी, फुलेरा के सचिव जी गांव जाते हैं, वहां पे गांव में क्या होती है, ज्यादातर लैंड होती है, तो ऐसे याद रखो सचिव वॉज लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर। अब कुछ चीजें तो नाम से याद होंगी ना भाई, जैसे कि देखो न्यायाधीश, न्याय का मतलब क्या होता है, इंसाफ। इंसाफ कौन देगा, चीफ जस्टिस, यानी कि जो आज के हमारे चीफ जस्टिस हैं। और जरा कमेंट में बताओ हमारे अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या नाम है, देखो तुम्हारी नॉलेज कितनी है। ठीक है, तो न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, तो नाम से समझ आ रहा है। उसके बाद पंडित राव, पंडित राव हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ये भी तुम बता दोगे है ना, पंडित लोग ज्यादातर पूजा वगैरह यही सब करते हैं ना। उसके बाद सेनापति, सेनापति तो कमांडर इन चीफ हो गया, ये भी बहुत सिंपल है, सेनापति क्या होता है, मिलिट्री कमांडर, तो ठीक है। सुमंत, सुमंत वॉज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जैसे अभी हमारे एस जयशंकर है ना, वैसे मराठास के टाइम पे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स को सुमंत कहा जाता था। और मंत्री यानी कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर, और अमात्या यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। तो यार इसको याद करना ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है, टेंशन मत लो। इसके लिए एक बहुत शॉर्ट निमोनिक है मेरे पास, वो मैं तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेंशन मत लो, उससे सब चीजें याद हो जाएंगी। बट मेरे कहने का मतलब है, आगे स्लाइड में क्वेश्चन भी है कि कुछ हर चीज का शॉर्टकट मत ढूंढो। आप एक बात बताओ, अगर तुम्हें मैच द फॉलोइंग कर दे कि 4 दे दे और 4 उनकी वो दे दे पोस्ट, तो क्या अगर पंडित राव मिलेगा तो तुम बता नहीं दोगे रिलीजन से रिलेटेड है, सेनापति मिलेगा तो बता नहीं दोगे मिलिट्री से रिलेटेड है, पेशवा चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, तो क्या ये मैच द फॉलोइंग नहीं करोगे। सचिव से क्या नहीं याद रखोगे, फुलेरा के सचिव जी जाते हैं गांव, जहां गांव में क्या होती है, लैंड। अब 1-2 याद कर लो, है ना। अब देखो अगली स्लाइड में ऐसा क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में पक्का पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, मैच द फॉलोइंग। चलो मेरे साथ ये क्वेश्चन करो। देखो मेरे आंसर देने से पहले तुम इस क्वेश्चन को करो, मैं तुम्हें दे रहा हूं 15 सेकंड। भैया 15 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए, कुछ नहीं करना, मैच द फॉलोइंग करना है। वैसे तो मैं चाहता तो और ऑप्शन देता तुम्हें, बट मैं चाहता हूं तुम इसे सॉल्व करो। चलो, वो बोलेगा एक मिनिस्टर्स दे देगा और एक तरफ उनकी वो नाम दे देगा और बोलेगा जरा मैच करके बता दो। तो सोचो तुम एग्जाम में हो, ये क्वेश्चन है, प्रणव सर कुछ याद नहीं रहा, कुछ याद नहीं दिख रहा, लेकिन क्या प्रणव सर ने चिल्ला चिल्ला के नहीं बोला था कि पंडित राव, पंडित क्या ज्यादा धर्म वरम के कार्य, तो क्या मैं पंडित राव को हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर से मैच नहीं कर दूंगा। ये तो मैं कर सकता हूं भाई, कुछ नहीं आता ये जरूर कर सकता हूं, ये मत बोलना ये भी नहीं कर सकता, ठीक है। और यहां पे है सचिव, क्या प्रणव सर ने नहीं बोला था पंचायत के सचिव जी हमारे जीतू भैया जाते हैं फुलेरा, फुलेरा में होती है लैंड, तो क्या सचिव से तुम लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर को नहीं कर सकते। यार 2 तो मेरी बातों से कर लिए तुमने, एग्जाम में मेरी बातें ही याद आएंगी, याद रखना। अब अमात्या, अब अमात्या हमें पता है कि क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। और सुमंत क्या होता है, सुमंत यानी कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। तो भाई 2 अगर तुम्हें नहीं भी याद रहे, यार इन 4 में से 2 तो याद करके जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना नहीं करके जाओगे। देखो पंडित राव और सचिव, ये 2 तो तुम्हें याद है। एक बोल दो अमात्या क्या था, अमात्या थे फाइनेंस मिनिस्टर, और हमारे जो सुमंत थे, सुमंत भाई साहब थे हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। तो क्या मैच द फॉलोइंग होगी बढ़िया सी, क्या मैच द फॉलोइंग होगी बढ़िया सी। तो अब मैं इस मैच द फॉलोइंग को हटा रहा हूं और तुम खुद ब खुद, ये तुम्हारा होमवर्क भी है,
तुम इसका आंसर मुझे दे देना। वैसे तो मैंने तुम्हें आंसर बता ही दिया है, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को तुम भी सॉल्व करो, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाए और यहीं से तुम्हारा 1 मार्क्स पक्का भी हो जाए। अब भैया जैसे मैंने लास्ट स्लाइड पे बोला था ना, उसी तरीके से यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। 200% 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा और बताऊंगा क्या बनेगा। तो अष्टप्रधान मंडल से एक क्वेश्चन आएगा, उसी तरीके से टैक्सेस से एक क्वेश्चन आएगा, चाहे तो कहीं भी लिख लो इस बात को। सर जो ये मराठास थे, ये 2 टाइप के टैक्स लगाते थे, 2 टाइप के टैक्स। देखो टैक्स से क्या आता है, पैसा। 2 टैक्स मेरे साथ बोलो जल्दी जल्दी, सब समझाऊंगा अच्छे से, पहले मेरे साथ। एक टैक्स ये लगाते थे चौथ, क्या चौथ। एक लगाते थे सरदेशमुखी, जल्दी मेरे साथ बोलो। एक था चौथ, एक था सरदेशमुखी। सर अब ये चौथ और सरदेशमुखी था क्या, पहले ये बताओ। चौथ वॉज 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू विच इज पेड टू मराठास इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि जितना भी रेवेन्यू आ रहा है लैंड से, उसका 1/4 यानी कि 25% आपको मराठास को देना होगा, और इसके बदले में ये आपको प्रोटेक्शन देंगे। क्या प्रोटेक्शन देंगे कि यार हम पे किसी ने हमला कर दिया तो कोई तो आपकी हिफाजत करने आएगा ना, तो मराठास आएंगे ना मेरे दोस्त। तो चौथ इज 25% कि जितना भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया लैंड से, उसका 25% मराठा किंग्स के पास जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इसको समझिए बच्चों बहुत दिक्कत आती है, मुझे समझ नहीं आता क्यों। एक वॉज सरदेशमुखी, दिस वॉज 10% एक्स्ट्रा टैक्स ऑन टॉप ऑफ चौथ एज अ ट्रिब्यूट टू मराठा किंग, यानी कि ये अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए राजा को सरदेशमुखी लगाया जाता था 10%। होता है ना कि आप जैसे तुम उसको अपनी लॉयल्टी दिखाते हो, है ना, तुम बहुत कुछ चीजें करते हो लेकिन काम तो कुछ आता नहीं ना मेरे भाई, लेकिन यहां पे काम आता था। ये 10% एडिशनल टैक्स देते थे सरदेशमुखी, जिसको कहते थे राजा को कि देखो राजा हम आपके वफादार हैं, कल को हम पे देख लेना कोई इंपॉर्टेंट कुछ मिनिस्टर या कुछ ऐसा हो तो हमें भी रख लेना, है ना। तो ये 2 टैक्स तुमसे एग्जाम में वो पूछेगा, और क्वेश्चन भी लेके आया हूं, टेंशन मत लो। इस क्वेश्चन पे डबल स्टार मार्क कर ले, ये तेरे एग्जाम में आने वाला है। वो पूछेगा डिस्क्राइब द 2 टैक्सेस लेविड बाय मराठास, तो बता दोगे क्या। 1 वॉज चौथ, एक था सरदेशमुखी, और ये भी लिखाना कि ये टैक्स क्यों लगाया जाता था, प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी, कि यानी कि हम एक तो मराठा तुम्हें हिफाजत कर रहे हो, इसी दूसरी तरीके से कि हम लॉयल्टी भी मराठास की तरफ है हमारी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा, पहले बोल दिया, अब देख लो, ठीक है। चलो ये चीज हो गई, अब आगे चलते कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। जो ये मराठास थे, इन्होंने कॉइन था इनका गणपति पंत प्रधान रूपी, विच वॉज मिंटेड बाय पटवर्धन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी का दिखाया था ना एक कॉइन, सिकंदर है सैनी वो बोल रहा है, इनका भी एक बड़ा फेमस कॉइन था, रूपी कह सकता है, गणपति पंत प्रधान रूपी, जिसको किसने मिंट किया था, पटवर्धन ने 19th सेंचुरी में। अब सर इसका मतलब क्या है, गणपति यानी कि हमारे गणेश भगवान, पढ़ो यहाँ पे, इन्वोकिंग लॉर्ड गणपति ऑन वन साइड एंड डिक्लेयरिंग लॉयल्टी टू पेशवा ऑन द अदर साइड। तो एक तरफ गणपति बने हैं, एक तरफ पेशवा की तरफ लॉयल्टी है। तो ये करेंसी भी क्या दिखाती है कि भक्ति यानी कि डिवोशन और पावर दोनों का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन है। मैंने तुम्हें बताया ना कि मराठास कहां से इनका राइज हो रहा है, ध्यानेश्वर, कनेक्ट करो, तुकाराम, इन सब ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, तो इन्होंने भक्ति वाला पार्ट एक जगह है मराठास के अंदर। तो उसी तरीके से इनके कॉइन में भी तो ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ गणपति भगवान, एक तरफ पेशवा की फोटो है या पेशवा को लॉयल्टी दी जा रही है, तो भगवान भी है और पावर भी है, तो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी वो पूछेगा तुमसे एग्जाम में, गणपति पंत प्रधान रूपी ये किनके कॉइन थे, बोल देना मराठास के थे। प्रणव सर ने बहुत अच्छे से बताया। अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं मराठा का। आपने बोला सर इन्होंने इतनी चीजें जीती, ये जीता वो जीता, तो इनकी मिलिट्री स्ट्रांग तो होगी। अब पढ़ते हैं, द मराठा आर्मी हैड 3 पार्ट, 3 पार्ट। एक था इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है फुट सोल्जर्स, जो मतलब होता ना, इसमें 3 चीजें दिखेगी, इन्फेंट्री, कैवेलरी और नेवी, ठीक है। इन्फेंट्री मतलब जो सड़क पे चलते हैं, जो फुट सोल्जर्स होते हैं ना, जो लड़ाई करेंगे, उनको इन्फेंट्री कहा जाता है। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार, ठीक है। और नेवी तो इनकी थी, मैंने तुम्हें बता ही दिया। लेकिन ये जो कैवेलरी थी, देखो इस यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इनकी जो मिलिट्री जो आर्मी कह सकते हो उसके 3 पार्ट से। एक तो नेवी तुम्हें बता दिया है ना, नेवी को हटा दो, नेवी बता दे इनकी सुपीरियर थी। एक तरफ फुट सोल्जर्स से, है ना, लोग चाहिए, है ना, जंग तो लैंड पे ही होगी। एक थी कैवेलरी, जो कैवेलरी थी थर्ड वाली, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक था बारगिर और एक था शीलदार। भाई ये 2 शब्द भी तुझसे वो पूछेगा तेरे एग्जाम में, यहीं पे स्टार मार्क कर ले। मैं जो स्टार्ट कर ले बस वो तो पढ़ के जाना है, बाकी आगे पीछे देख लेंगे चैप्टर। बारगिर वो घुड़सवार होते थे जिनको स्टेट यानी कि मराठा एम्पायर पैसा देता था घोड़े वगैरह की
मरम्मत वगैरह ये सब करने के लिए। और शीलेदार वो होते थे जो अपने खुद घोड़ों की जो अगर मेंटेनेंस वगैरह होती थी वो अपने पैसों से करते थे। तो अगर वो तुझसे एक शब्द डाल दे, बोल दे बारगेर्स आर व्हाट, तो बोल देना दे वर स्टेट फंडेड कैवलरी, ठीक है। और अगर वो शीलेदार पूछ ले तो बोल देना दे वर सेल्फ फंडेड कैवलरी। ये दो क्वेश्चन वो पूछ लेगा तुमसे, पक्का एमसीक्यू में पूछेगा, और तुम कंफ्यूज मत होना। बारगेर मतलब स्टेट फंडेड, शीलेदार मतलब self-funded. In the 18th century, Marathas adopted European-style disciplined troops, artillery, with Mahatji Shinde building a large modern army. तो मराठास को भी 18th सेंचुरी में लगा कि अंग्रेज वगैरह आ गए तो यार इनकी जो है डिसिप्लिन है आर्मी में, बहुत सारी चीज़ें अलाइन है, तो उसी तरीके से इन्होंने भी अपनी आर्मी को उसी तरीके से अलाइन किया। दे यूज swords, lances, guns, and by 1770 they also use mental tube rockets in battle, starting from Shivaji's time. Forts were key to Maratha power, used to control important routes and protect the army. अभी पहली उसमें स्लाइड पे बताया कि भाई फोर्ट जो थे, किले, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे मराठास के। सिंधु दुर्ग फोर्ट दिखाया, जिंजे फोर्ट दिखाया, एंड ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते थे तो फोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट था। एज एक्सप्लेन्ड बाय शिवाजी का मिनिस्टर रामचंद्र पंत अमत्य, अमत्य अभी बताया मिनिस्टर, इन हिज वर्क अदन्या पत्र। भाई अदन्या पत्र, भाई ये पूछ लेगा 1 मार्क्स में, बता रहा हूं ना। ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर में बिटवीन द लाइंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछ लेगा अदन्या पत्र किसने लिखी है, फिर किसका वर्क है, तो तुम बता देना रामचंद्र पंत अमत्या का है। ये सब क्वेश्चन तुम्हें आएंगे एग्जाम में, और ये वो क्वेश्चन है जो और दूसरा बच्चा जरूर छोड़ के जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ हथियार थे शिवाजी महाराज के टाइम पे, या जो मराठा यूज करते थे, है ना। वागनक तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं अच्छे से, ठीक है। अब मैरीटाइम सुप्रीमेसी की बात करते हैं, ठीक है। मैरीटाइम मतलब नेवी से हम इसको समझ सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, प्रणव साहब ने चिल्ला के बोला कि नेवी बड़ी सुपीरियर थी इनकी, मराठास की। तो ये वही बात लेके शिवाजी बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवी टू सिक्योर वेस्ट कोस्ट, है ना, वेस्ट कोस्ट को सेव करने के लिए। कन्होजी आंग्रे lead it to win many battles using a clever geography and tactics despite less advanced ships. ये जो कन्होजी हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं शिवाजी के टाइम पे, और ये बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं ज्योग्राफी का, और बहुत सारी टैक्टिक्स वगैरह यूज करते हैं। अब ये कहाँ यूज कर रहे हैं, नेवल पावर बढ़ाने के लिए। अब होता क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। यूरोपियन, देखो इस समय क्या था ना, अंग्रेज तो चलो बाद में आए हिंदुस्तान में, ये पोर्चुगीज, डच, ये सब अगली क्लास में पढ़ाऊंगा भैया, तुझे बहुत मजा आने वाला है। ये सब हिंदुस्तान के अंदर आने लगे, यूरोपियन पावर्स हिंदुस्तान के अंदर आने लगी। सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, और क्लास का पहला पॉइंट ये होगा कि वास्को डिगामा 1498 में आएगा हिंदुस्तान के अंदर, वो पोर्चुगीज था, ठीक है, वो पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो यूरोपियन फोर्स्ड इंडियन शिप्स टू बाय ट्रेड पास, जिसको हम कार्टाज सिस्टम भी कहते थे। कार्टाज सिस्टम तुमसे पूछ लेगा एग्जाम में। ये क्या होता था, जब ये लोग पोर्चुगीज वगैरह हिंदुस्तान में आए तो इनकी नेवी बड़ी सुपीरियर थी भैया। तो ये कहते थे जो भी इंडियन ओशन रीजन में आएगा, जाएगा, कुछ व्यापार करेगा, उसको ये कार्टेज सिस्टम यानी कि ट्रेड पासेस खरीदने पड़ेंगे, यानी कि हमें पैसा देना पड़ेगा, तभी वो आ जा सकता है इंडियन ओशन रीजन में, वरना नहीं जा सकता, वरना तुम्हारी शिप डुबा दी जाएगी। मराठा कहते हैं अच्छा हमसे पैसा वसूलोगे तुम, बट द मराठास चैलेंज दिस बाय डिमांडिंग पासेस फ्रॉम यूरोपियन। तो यहां पे मराठास ने क्या बोला कि भैया तुम हमें पैसा दोगे, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, हम तुम्हारे ट्रेड पासेस नहीं खरीदेंगे। फ्रस्ट्रेटिंग देम एंड अर्निंग कन्होजी द लेबल ऑफ पायरेट। पायरेट देखी होगी ना, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। तो ये एक इमेज है कि हाउ मराठा शिप्स अटैकिंग इंग्लिश शिप्स। तो भैया सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला यूरोपियन से पैसा दो तभी जाएंगे, मराठा ने बोला तुम हमें दो, और इन्होंने बड़ी नाक पे दम कर दिया इनके यूरोपियन पावर्स की, तो इनको पायरेट्स कह के बुलाते थे यूरोपियंस, ठीक है। ये हो गया। सर जुडिशियल सिस्टम, न्याय कैसा था, मराठा हैड अ फेयर जुडिशियल सिस्टम विद मिनिमल कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी दे देना, ठीक है, वो कम थी। एंड लोकल पंचायत डिसाइडिंग ऑन जस्टिस, यानी कि एक सभा वगैरह बैठती थी, वो डिसाइड करती थी क्या होगा क्या नहीं। बट पीपल कुड अपील टू मराठा चीफ इफ दे डिसएग्रीड विद द पंचायत डिसीजन। होता है ना कई बार यार कोई स्ट्रांग आदमी बैठ जाए या किसी का फेवर कोई लेने बैठ जाए, जरूरी थोड़ी है कि हर बार ये जो पंचायत है ये सही फैसला दे। तो अगर आप पंचायत के डिसीजन के साथ अग्री नहीं कर रहे तो भैया वो कहेंगे कोई नहीं, आप ऊपर महाराज के पास भी जा सकते हैं, वो आपको अच्छा न्याय दे देंगे। इन बिग टाउन्स लाइक पुणे एंड इंदौर, हाँ भैया पुणे इंदौर से कोई है तो बता दो। कोतवाल, आज भी ना कई जगह कोतवाली सुना होगा तुमने, है ना। अब पुलिस वॉज अपॉइंटेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सोचो कोतवाली यानी कि पुलिस वगैरह भी इन लोगों ने अपॉइंट करी हुई थी। अब भैया ट्रेड नेटवर्क, व्यापार कैसे चल रहा था भैया, शिवाजी एनकरेज ट्रेड owning ships that carried goods like gold and textiles to far away ports like मोचा, मोचा यमन में है, मस्कट भी,
एंड मलक्का यानी कि मलेशिया। तो यहां तक ये लोग व्यापार कर रहे थे, इस बात को याद रखना। द मराठा बिल्ड एंड मेंटेन रोड, ब्रिजेस एंड अ फेरी नेटवर्क इन प्लेसेस लाइक उड़ीसा फॉर रिवर ट्रांसपोर्ट इन द 18th सेंचुरी। तो ये ट्रेड व्यापार वाला जो पार्ट था ना इनका, वो काफी सही था, बड़े बड़े जगह ये वर्ल्ड में ट्रेड वेड कर रहे थे, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चरल रिवाइवल, शिवाजी विजन ऑफ स्वराज्य। अभी बताया स्वराज का मतलब क्या, ये आगे जब हम कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, तो वह स्वराज शब्द बहुत बार आएगा, यानी कि सेल्फ रूल। शिवाजी विजन ऑफ स्वराज वॉज शोन इन ए सील, जो मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा, विच यूज अ संस्कृत इंस्क्रिप्शन इंस्टेड ऑफ पर्शियन। तो एक इनकी सील थी, सील में अभी आगे इस वाली ये इस स्लाइड में है, दिखाता हूं, यहां पे पर्शियन की जगह ये संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सेइंग हिज रूल वाज फॉर द पीपल्स वेलफेयर लाइक अ ग्रोइंग मून, कि मेरा जो साम्राज्य है शिवाजी के अनुसार, शिवाजी कहते हैं वो जनता की सेवा के लिए है, मेरी सेवा के लिए नहीं है। ही ऑल्सो कमीशन अ राज्य व्यवहारा कोश, एक कह सकते हैं छोटी मोटी टाइप की डिक्शनरी टाइप, इन विच पर्शियन वर्ड्स वर रिप्लेस्ड विद संस्कृत वन इन डिप्लोमेसी एंड बूस्टिंग द मराठा लैंग्वेज। कि क्योंकि जब उस समय ना मुगल वगैरह लोग थे, और मुगल की प्राइमरी जो था, जितने भी टेक्स्ट वगैरह छापे जाते थे, लिखे जाते थे, वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखे जाते। तो शिवाजी ने इसका एक ऑल्टरनेटिव बनाया कि एक ऐसी चीज बनाओ जहां पे संस्कृत और मराठी लैंग्वेज दोनों को बूस्ट मिलता रहे। एज अ डिवाउट हिंदू, शिवाजी रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स, रीबिल्ड डैमेज टेम्पल्स एंड प्रमोटेड संस्कृत मराठी लिटरेचर, इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडिशनल आर्ट। तो वैसे तो शिवाजी जो थे बहुत ही पक्के हिंदू थे, लेकिन और रिलीजन के लिए भी इनका काफी टॉलरेंस था, जो कि हम सेक्युलरिज्म देखते हैं हमारे देश में भी है। तो ये सब शिवाजी महाराज भी कर रहे थे। ही वॉज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग माइटी एम्पायर्स, showed Indians they could build and manage their own empire, inspiring a revival of ancient Indian culture and values. Very very important. शिवाजी के केस से हमें चीज देखने को मिलती है कि अगर आदमी बल और बुद्धि दोनों हो उसके पास, और वो अपनी रूट से कनेक्टेड हो, है ना, तो वो बड़े से बड़ा एम्पायर बना सकता है हिंदुस्तान के अंदर। उसी तरीके से मेरे बच्चों, अपने आप पे भरोसा करो, एग्जाम में तुम फोड़ के आओगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो ये सब शिवाजी के टाइम पे, ये शिवाजी की सील जो मैंने बताया था तुम्हें, यहाँ पे संस्कृत को इन्होंने हुआ है। और भैया यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में भी है, भैया मराठा एम्पायर में जो आदमी थे वो तो शूरवीर थे ही, औरतें भी कम नहीं थी, औरतें भी कम नहीं थी। तारा भाई पढ़ा के आया था राजाराम वाले केस पे। She was a bold and strategic warrior queen who led the Maratha Empire in the early 18th century after her husband Raja Ram's death। तो इनके साथ होता क्या है, राजा राम की मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद ये मराठा एम्पायर को होल्ड करके रखती है। अभी बताया ना, मुगल की टेरिटरीज में भी इन्वेड वगैरह करते हैं इनके टाइम पे मराठा लोग। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन होती हैं उस टाइम, और टॉपिक भी ये कहता था माइटी मराठी वुमेन, ठीक है। Sensing that Aurangzeb's focus on the Deccan left northern India vulnerable, she launched powerful Maratha campaigns into Mughal territories। अभी वही पॉइंट बताया कि मुगल टेरिटरीज में भी इनके समय पे जब इन्होंने मराठा एम्पायर को होल्ड करके रखा था, काफी ज्यादा इन्वेजन देखने को मिलती है। हर लीडरशिप एंड शार्प मिलिट्री टैक्टिक्स लेड द फाउंडेशन फॉर मराठा एक्सपेंशन इनटू द नॉर्थ। तो भैया सिंपल सी बात है, ये जब इन्होंने कंट्रोल लिया तो इन्होंने मराठा एम्पायर को और ज्यादा फैलाया। तो ये है हमारी ताराबाई, बहुत ही शूरवीर योद्धा थी ये भी, ठीक है, खुद भी लड़ रही हैं। देखो एक आती है अहिल्याबाई होलकर। भैया जब भी मराठा का इतिहास पढ़ोगे तो ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर, जितने भी लोग इंदौर से देख रहे हैं, भोपाल से देख रहे हैं, बताओ क्या नहीं जानते तुम अहिल्याबाई होलकर को, जल्दी कमेंट पे करके बताना। तो अहिल्याबाई होलकर वाज अ फॉर्मिडेबल रूलर ऑफ द होलकर डायनेस्टी, गवर्न सेंट्रल इंडिया विद विजडम एंड कंपैशन फॉर 3 डेकेड्स। तो ये भी एक बहुत मतलब होलकर डायनेस्टी की एक रूलर थी फीमेल, बट स्टिल रूल कर रही थी। डिस्पाइट पर्सनल ट्रेजेडी शी रिमेन्ड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर एंड डीपली केयर्ड फॉर हर पीपल। कि यानी कि इनके साथ कुछ चीजें हुई, जैसे डेथ वेथ इनके मतलब नोन्स में, रिलेटिव्स में वगैरह की हुई, बट स्टिल ये बहुत ही एक ज्यादा ही एम्पैथेटिक रूलर बन के सामने आई। अ डिवाउट पैट्रन ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, शी रीबिल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लाइड का, rebuilt the sacred sites like काशी विश्वनाथ टेम्पल इन बनारस, बनारस के कितने हो भैया बता दो, एंड सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। तो ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है इसको औरंगजेब ने तोड़ा था, और ये जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात का, इसको महमूद ऑफ गजनवी ने तोड़ा था। तो इनको दोबारा रीबिल्ड कराने का काम भी अहिल्याबाई होलकर ने ही किया था। सोचो कि शक्तिशाली तो थी, उसी के साथ साथ अपने धर्म के प्रति भी काफी ज्यादा जागरूक थी। शी ऑल्सो चैंपियन पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। तो ये मतलब दान पुण्य के काम भी कर रही हैं, ये टेम्पल्स भी बना रही है, अपना एम्पायर भी चला रही हैं। तो भैया ऑलराउंडर थी ये। और इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, तुम्हारे होमवर्क में डाल रखा है, वो पूछ लेगा द रोल ऑफ मराठी विमेन, तुम्हारे एग्जाम वाला, इन एक्सपेंडिंग मराठा एम्पायर।
तो तुझे कुछ याद नहीं रहा, तुझे ये तो याद रहेगा प्रणव सर ने चिल्ला चिल्ला के बोला था, एक थी तारा भाई, एक थी अहिल्याबाई होलकर, और इनके एक दो पॉइंट लिख के आ जाना, काम फुल मार्क्स। तो मराठा सक्सेसर एंड कल्चरल डेवलपमेंट, तो भैया इनके आने वाली पीढ़ी कैसी थी ये भी देख लेते हैं। शिवाजी सक्सेसर लाइक भोसले ऑफ नागपुर, नागपुर से कौन कौन है भैया बता दो। दे सपोर्टेड लोकल कल्चर, सिंपल, रिवाइविंग द वर्शिप ऑफ जगन्नाथपुरी इन उड़ीसा, जो उड़ीसा में हम जगन्नाथपुरी देखते हैं, बड़ी सेक्रेट जगह है, वो रिवाइव भी इन्होंने किया था, which had been disrupted under मुगल रूल। तो मुगलों में जो चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी इन्होंने शुरू की। मराठा विमेन सच एज ताराबाई अहिल्याबाई होलकर मेड सिग्निफिकेंट कल्चरल कंट्रीब्यूशन, ये भी मैंने तुम्हें बता ही दिया पिछली स्लाइड में, है ना, ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर कितना बड़ा रोल था। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, द स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखावट। जो ये मराठास थे ये मोदी स्क्रिप्ट यूज करते थे फॉर देयर कॉरेस्पॉन्डेंट, ये है मोदी स्क्रिप्ट। अब ये मत बोलना प्रणव सर ये जरा पढ़ के सुना दो क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्ट थी, लिखावट जो थी, ये मोदी स्क्रिप्ट। अगर तुमसे पूछ ले मराठा कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते थे तो बोल देना मोदी स्क्रिप्ट यूज करते थे। ठीक है, अब आगे चलो। इन फोकस थंजावुर, थंजावुर जो जगह है ये तमिलनाडु में पड़ती है, याद रखना। अब यहां क्या हो रहा है प्रणव सर, सबसे पहले ये बताओ। इकुजी, शिवाजी हाफ ब्रदर, कॉन्कर्ड थंजावुर इन तमिलनाडु। ठीक है, तो इस मराठा साउथ की तरफ गए, थंजावुर वाला जो पार्ट है जो तमिलनाडु में, इसको इन्होंने जीत लिया, एंड दे स्टार्टेड मराठा रूल देयर एंड क्रिएटिंग अ रिच मिक्स कल्चर ऑफ तमिल, तेलुगु एंड मराठा इन्फ्लुएंसेस। तो सोचो बच्चे, चैप्टर यही कह रहा है, जहां जहां ये जा रहे हैं वहां वहां अपना कल्चर भी लेके जा रहे हैं, और जहां जा रहे हैं उनका कल्चर भी एक्सेप्ट करें, तो एक मिक्स कल्चर बन रहा है यहाँ पे। सरफोजी सेकंड, अ नोटेबल थंजावुर रूलर, knew many Indian and European languages and wrote a Marathi play called देवेंद्र कुरावंजी। भैया वेरी इंपॉर्टेंट यार, इसमें 1 मार्क के इतने क्वेश्चन है ना भैया, अगर मैं पेपर तुम्हारा बना रहा होता ना तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डालता इस चैप्टर से। वो पूछ लेगा एक मराठी प्ले जिसका नाम है देवेंद्र कुरावंजी, ये किसने लिखा, तो बता दोगे सरफोजी सेकंड ने लिखा। सिंपल सिंपल, यहां से क्वेश्चन बनेगा, देख पहली स्टार मार्क कर दिया। He supported musicians helping shape modern Carnatic music and the early development of the classical dance of Bharatnatyam। तो कल्चर के प्रति देखो कितना सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं। ऑल्सो सरफोजी सेटअप एक धनवंतरी महल, ये धनवंतरी महल क्या है सर, इट वॉज अ मेडिकल सेंटर ऑफरिंग फ्री ट्रीटमेंट यूजिंग इंडियन एंड वेस्टर्न मेथड्स, एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बाय नेटिव रूलर। वैसे अगर इंडिया की फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो अगर ओवरऑल बात करें तो शायद पोर्चुगीज वगैरह में किसी ने की थी, बट एक नेटिव रूलर यानी कि एक हिंदुस्तान के रूलर की बात की जाए तो सबसे पहले थे सरफोजी द सेकंड। तो सरफोजी सेकंड से 2 क्वेश्चन बन गए। ये मराठी प्ले देवेंद्र कुरावंजी किसने लिखा, सरफोजी सेकंड। इंडिया की फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बाय नेटिव रूलर किसने शुरू करी, सरफोजी सेकंड ने। ये 2 क्वेश्चन बनेंगे भैया 1 मार्क्स में, पहले ही बता दिया। ठीक है, आगे चलो। ही इंस्क्राइब्ड द भोसले फैमिली हिस्ट्री ऑफ बृहदेश्वर, बृहदेश्वर टेम्पल भैया तमिलनाडु में। भाई कभी किसी को मौका मिले तो जरूर जाना। हाँ भाई, तमिलनाडु से कोई देख रहा है मेरा बच्चा तो बता दो, बहुत 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 ज्यादा सेक्रेड ये टेम्पल है। दे क्रिएटिंग वन ऑफ द इंडिया लार्ज सिंगल इंस्क्रिप्शन फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये जब थंजावुर तमिलनाडु में गए तो वहां का कल्चर भी एक्सेप्ट किया, अपना कल्चर भी दिया, और बहुत एक अच्छा मिक्स ऑफ कल्चर हमें देखने को मिला। बस अब चैप्टर हो रहा है खत्म मेरे बच्चे, मराठा की लेगेसी पढ़ लेते हैं। The Maratha challenged Mughal dominance and building the largest empire before British rule, controlling much of the central and northern India। ये तो मैंने तुम्हें बताई कि अंग्रेज आने से पहले उस समय जब मराठास अपने पीक पे थे तो कितना बड़ा था मराठा एम्पायर, है ना। तो यही बात वो भी कह रहा है, मराठा की लेगेसी की बात की जाए तो उन्होंने इंडिया के नॉर्थन और सेंट्रल पार्ट पर काफी ज्यादा रूल किया, है ना, तो मैं बता भी चुका हूं मैं। उसी तरीके से दे इंट्रोड्यूस एफिशिएंट गवर्नेंस एंड रिवाइविंग हिंदू ट्रेडिशन विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अदर रिलीजन, स्ट्रेंथनिंग लोकल कल्चर। कि भैया जब आप अपने धर्म की बात करते हो ना तो आप ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के धर्म को नीचा दिखाओ, ये मराठास ने नहीं किया और किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो लेकिन आप किसी दूसरे के धर्म का को गलत मत बोलो। तो ये मराठास के साथ था। देयर फाइट फॉर स्वराज यानी कि सेल्फ रूल, इंडिपेंडेंस रूल इंस्पायर्ड इंडियंस टू बिलीव इन सेल्फ गवर्नेंस, प्लांटिंग अर्ली सीड्स फॉर इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट्स अगेंस्ट फॉरेन रूल। तो ये जो शिवाजी महाराज का आइडिया ऑफ स्वराज था, जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो वो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस थे हमारे जो मॉडर्न फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स, वो शिवाजी के आइडिया ऑफ स्वराज से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो ये शिवाजी की लेगेसी थी कि क्या कि आप हिंदुस्तानी अपने आप पे भरोसा तो करे, वो सब कुछ कर सकता है। तो ये इनकी लेगेसी थी। तो भैया जाते जाते 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। आशा करता हूं तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्या अगर पूछेगा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब लड़ी थी तो क्या बता दोगे? और ये 2 क्वेश्चन भाई ये 2 या 3 मार्क्स में तेरे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, पहले ही बता दिया। तो इसका आंसर जरा कमेंट पे देके जाओ, भले ही लिखना पड़े तुम्हें, लिख के जाओ। पहला क्वेश्चन,
रोल ऑफ मराठी वीमेन इन एक्सपेंडिंग द मराठा एम्पायर, अहिल्याबाई होलकर, ताराबाई का बता दोगे। सेकेंड, वाई वर द मराठाज एबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर, एक्सप्लेन देयर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, क्या ये भी बता दोगे, उनकी मिलिट्री बता दोगे, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, प्रणव सर ने बोला था, फुट सोल्जर से, कैवलरी 2 पार्ट्स में, वहां से एमसीक्यू भी बनेगा, बताया था, नेवी थी, सब बता दोगे ना यार। तो एक बार बता दो कैसा लगा तुम्हें आज का सेशन, और मैं मिलूंगा तुमसे बहुत जल्द कॉलोनियल एरा इन इंडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। ये सारी पीडीएफ नेक्स्ट टॉपर जूनियर के फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी, वहां आ जाओ। और बच्चों बहुत बार तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है कि तुम कहते हो ना यार मोटिवेशन नहीं है सर, डर लग रहा है, वो लग रहा है, ये लग रहा है, और सर कैसे करें। देखो यार, गलती तो देखो की से भी हो सकती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना था, लेकिन अब नहीं पढ़ा, लेकिन अभी एक 8 15 20 दिन 25 दिन जितना भी समय है उतना तो मैं पढ़ सकता हूँ ना। तो पता है, जब मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करता हूँ तो मुझे नहीं पता तुम में से कितने बच्चे एक यूएफसी देखते हैं, एमएमए देखते हैं कोई तुम में से, मिक्स मार्शल आर्ट्स। तो एक ना बड़ा लेजेंडरी फाइटर था एमएमए में जिसका नाम था कॉनर मैकग्रेगर, मेरा बहुत फेवरेट है। उसकी एक कोट थी, जब भी मैं डिमोटिवेटेड फील करता हूँ ना, उसकी कोट मेरे रूम पे लगी हुई है, मैं उसको पढ़ता हूँ। उसकी कोट क्या कहती थी बच्चों कि देयर इज नो टैलेंट हियर, दिस इज हार्ड वर्क एंड दिस इज एन ऑब्सेशन। Talent doesn't exist here. We all are equal as human beings, and we could be anyone if we put that time, and we could reach the top. So we are not going to be talented. We are going to be obsessed. Simple सा मतलब है कि टैलेंट होता है लोगों में, लेकिन हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। अभी ये मत सोचो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, अभी काम हार्डवर्क करने का है। जितना बता रहे, जैसे बता रहे वो करके जाओ, और उसके बाद तुम्हारा सब हो जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। और तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा हम प्लान कर रहे हैं जो कि आने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए अपना रखो बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय बाय।